नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज एप्स्टीन फाइल्स में दफन राज अब सबके सामने आ गया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अब तक पूरी फाइल्स जारी नहीं की, बल्कि जो डेटा अमेरिकी न्याय विभाग ने पब्लिक किया था उसमें भी कई फाइल्स गायब हो गई हैं। अमेरिकी न्याय विभाग से जो तस्वीरें गायब हुई हैं, उनमें प्रमुख तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज थी, जिसके बाद राष्ट्रपति गंभीर सवालों से घिर गए हैं। न्याय विभाग से जवाब की मांग हो रही है। डेमोक्रेट से नहीं, कई रिपब्लिकन नेता भी नाराज हैं। उन्होंने भी दस्तावेजों के इस तरह जारी होने को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। यानी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए ट्रंप। तो कैसे एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका की सियासत में मचा है बवाल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में हादी के जनाजे के दौरान भी भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने की संसद में घुसने की कोशिश, बीएनपी ने यूनुस की साजिश का किया पर्दाफाश। पाकिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध, पूर्व पीएम इमरान के कदम से घबराई शहबाज सरकार, दोनों बेटों को पिता से मिलने की दी इजाजत। क्या जंग की घड़ी आ गई नजदीक, ईरान पर अटैक की तैयारी में इजरायल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इजरायली पीएम नेतन्याहू की मीटिंग। और चलते चलते में देखेंगे आर्कटिक में बजी खतरे की घंटी को, जहरीली गैस से बर्फ में पड़ रही दरारें। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युद्ध विराम के लिए त्रिपक्षीय वार्ता पर यूक्रेन ने रुख किया साफ, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले अमेरिका और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन नहीं छोड़ेंगे जमीन। अमेरिका के खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान, कहा इस्लामी विचारधारा से अमेरिका को है खतरा, मौलवी युवाओं को बना रहे कट्टरपंथी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक और जहाज किया जब्त, ट्रंप प्रशासन ने काराकास पर बढ़ाया दबाव, राष्ट्रपति मादुरो बोले ये तो डकैती। तुर्की के खिलाफ ग्रीस साइप्रस के साथ जॉइंट फोर्स बना रहा इजरायल, इजरायली अखबार वायनेट का बड़ा दावा, भूमध्य सागर में फंसे राष्ट्रपति एर्दोआन। तो एप्स्टीन मामले को लेकर ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ इसका सच लोगों के सामने ला रहे हैं। इन फाइल्स में किन लोगों का नाम दर्ज है, कितने ऐसे चेहरे हैं जो अब तक किसी के सामने नहीं आए, लेकिन एप्स्टीन मामले में वो भी शामिल रहे हैं। इस पूरे सच से पर्दा उठाने का दावा करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स का एक हिस्सा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है, लेकिन फाइल्स जारी होने के 24 घंटे के अंदर कई फाइल्स वेबसाइट से हटा दी गई। एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में से 16 फाइलें 20 दिसंबर की देर रात वेबसाइट से गायब हो गई हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिजलेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ नजर आ रहे थे। इस खुलासे ने अमेरिकी न्याय विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये फोटोज क्यों हटाई गई। हालांकि अब तक न्याय विभाग ने इन फाइलों के हटने को लेकर कोई सफाई नहीं दी है। यह भी साफ नहीं किया गया है कि फाइलें जानबूझकर हटाई गई या तकनीकी गलती के कारण गायब हो गई। लेकिन इन फाइल्स को पब्लिक करने के पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उठते सवालों को खत्म करने की बजाय और बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क ने राष्ट्रपति के साथ एक तीखी बहस के दौरान सोशल मीडिया पर यह दावा कर दिया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और एप्स्टीन अमेरिका का सबसे कुख्यात अपराधी, जिसे नाबालिगों का शोषण करने का दोषी ठहराया गया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि आखिर ट्रंप का एप्स्टीन से क्या संबंध था। यही वजह थी कि अमेरिकी संसद से कानून पारित कर 30 दिन के अंदर एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने की घोषणा की गई। ट्रंप प्रशासन की पूरी कोशिश थी एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दर्ज है या नहीं, इस बहस को खत्म कर ट्रंप को क्लीन चिट दे दिया जाए। लेकिन अब वो सवाल और भी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो तय समय सीमा में पूरी फाइल्स ही जारी नहीं की गई, और अब जो फाइल्स अपलोड भी की गई थी उसके कई हिस्से गायब हैं। खासतौर पर वो फोटोज जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप एप्स्टीन के साथ दिखाई दे रहे थे। इन हालात में ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। डेमोक्रेट्स इसे लेकर भड़के हुए हैं। वो ट्रंप प्रशासन पर कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगा रहे हैं और इसका असर रिपब्लिकन्स पर भी दिखाई दे रहा है। एप्स्टीन के सीमित दस्तावेज जारी करने पर कई रिपब्लिकन नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्हें डर है कि इस मामले में बढ़ते विवाद की आंच मध्यावधि चुनाव तक पहुंच सकती है और पहले से ही ट्रंप की नीतियों से नाराज जनता का भरोसा इस सरकार से उठ सकता है। यानी एप्स्टीन मामला अब ट्रंप की पार्टी के लिए एक राजनीतिक जोखिम बनता जा रहा है। आप जानते हैं कि न्याय विभाग ने 3 लाख दस्तावेज जारी किए हैं, जो एप्स्टीन से जुड़े उनके पास मौजूद कुल डेटा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही है।
इसमें भारी मात्रा में काटछांट भी की गई, जिसमें कई दस्तावेज पूरी तरह से काले रंग में दिखाए गए थे। इसके अलावा ट्रंप का जिक्र न के बराबर होना भी विवादित है, क्योंकि उनकी 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन के साथ जग जाहिर दोस्ती थी। लेकिन इसके बजाय जारी की गई फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जो एक डेमोक्रेटिक नेता और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, उनका व्यापक रूप से जिक्र पाया गया, जिसे उन्होंने एक साजिश करार दिया है। मौजूदा वक्त में एप्स्टीन मामला अमेरिका की सियासत में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है, जो ट्रंप पर भारी पड़ सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंचे थे और उनके साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे। मोहम्मद यूनुस ने हादी को अंतिम विदाई देते हुए कसम खाई कि बांग्लादेश आपका मंत्र नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि यहां हजारों लोग जुटे हैं, सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में बसे प्रवासी समुदाय के बीच भी लोग हादी के बारे में सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रिय उस्मान हादी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। जब तक बांग्लादेश का अस्तित्व रहेगा, आप इस राष्ट्र का हिस्सा बने रहेंगे। इस बीच हादी के संगठन इनकलाब ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया। कट्टरपंथी संगठन ने कहा है कि सरकार अगले 24 घंटे के अंदर हादी की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों और अब तक क्या जांच हुई है, इन चीजों को सार्वजनिक करे। लेकिन अब भी देश में हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश की। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। हालात बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बल का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी। इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के दो बड़े मकसद हैं। एक, वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है। ऐसे में यूनुस सरकार सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि उनके करीबी ने ही उनकी पोल खोल दी है। उनके खासम खास ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। वहीं बांग्लादेश की सबसे अहम पार्टी बीएनपी के सीनियर नेता मिर्जा अब्बास ने ढाका में हुई हिंसा को साजिश बताया और कहा कि उनकी पार्टी के नेता तारिक रहमान की वापसी की योजना के कारण कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे चुनाव को टालने की साजिश रच रहे हैं और इसी कारण सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। अब जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ है कि यूनुस चुनाव होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अभी ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये भी बने हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की, क्या वो सोची समझी साजिश थी? अब बांग्लादेश की सियासत किस तरफ रुख करती है, इस पर नजरें बनी हुई हैं। और अब बांग्लादेश में जारी तनाव के बाद बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में चल रही उथल पुथल की। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में मंथन चल रहा है और सवाल पीएम शहबाज शरीफ और नवनियुक्त सीडीएफ हसीन मुनीर पर उठ रहे हैं। इस बीच अब इमरान ने जो घोषणा की है, उसने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार के रुख को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि वो इमरान को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं करेंगी, बल्कि उनके खिलाफ तो एक के बाद एक मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। इमरान खान को अब तक कुल 62 साल की जेल की सजा अलग अलग मामलों में सुनाई जा चुकी है। उनके खिलाफ 189 मुकदमे चल रहे हैं और 9 मई की हिंसा का केस भी उन पर चल सकता है। किसी भी पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ 62 साल की सजा और इतने केस दर्ज होने का यह अपनी तरह का पहला मामला है। ताजा मामला तोशा खाना का है, जिसमें इमरान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। लेकिन अब इमरान के भी सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने भी कसम खा ली है उनके और उनके परिवार के खिलाफ चल रही इन साजिशों को खत्म करने की। उन्होंने काल कोठरी से अपने सपोर्टर शाहिद अफरीदी को एक सीक्रेट मैसेज भेजते हुए आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने अपने समर्थकों को भी संदेश दिया है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए शहादत स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन इन जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। इमरान खान के बयान के बाद शहबाज और मुनीर खौफ में हैं कि देश में किसी भी वक्त गृह युद्ध का माहौल बन सकता है।
ऐसे में शहबाज सरकार इमरान के खिलाफ और भी सख्त कदम उठा सकती है। पहले से ही इमरान खान को अडियाला जेल में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शहबाज और मुनीर इमरान को फांसी देने की तैयारी में हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी है इमरान खान की लोकप्रियता, जिसका सबूत पाकिस्तान की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। इमरान की बहनों के साथ पीटीआई समर्थक ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी आवाम भी प्रदर्शन कर रही है, इमरान की रिहाई की मांग कर रही है। इमरान के बेटों ने तो यहां तक कह दिया कि अब शायद वो अपने पिता से कभी न मिल पाए। शहबाज और मुनीर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से साफ किया गया कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे देश आते हैं तो उन्हें अपने जेल में बंद पिता से मिलने पर कोई रोक नहीं है। अगर सुलेमान और कासिम पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उन्हें दे देंगे। हम उन्हें उनके पिता से मिलने से नहीं रोकेंगे। इसलिए यह प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तानी सरकार पिता और बेटों की मुलाकात में रुकावटें डाल रही है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान की बहनों को तो मिलने से रोका जा रहा है, जो जेल के बाहर लगातार डेरा डाले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार इमरान की तकदीर का क्या फैसला करती है। क्या इमरान साजिशों की इन बेड़ियों को तोड़ पाएंगे? और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान पर हमले की तैयारी की। तो ये तो आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल शांति है, लेकिन ये युद्ध विराम ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। खुद ईरान भी इस बात को जानता है कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है। अमेरिका खुलकर कह रहा है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। और इजराइल को इंतजार है केवल अमेरिका की रजामंदी का। जैसे ही अमेरिका से हरी झंडी मिली, एक बार फिर दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जंग की गवाह बन सकती है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में ही इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका से परमिशन मिलने में बस एक आखिरी मुलाकात की देर रह गई है, जो बहुत जल्द होने वाली है। जी हां, 29 दिसंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान तेजी से अपने मिसाइल प्रोडक्शन क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। यह भी मुमकिन है कि वो ईरान में पहले हुए हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ढांचे को भी बहाल करने की दिशा में काम कर रहा हो। इन हालात में कहा जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर ईरान पर स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति से इस मुलाकात में नेतन्याहू पूछ सकते हैं कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका किस तरह की मदद करेगा, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ईरान का सामना नहीं कर सकता। जून 2024 में जो 12 दिन की जंग इजराइल ने शुरू की थी, तब तो ईरान तैयार भी नहीं था। इसके बावजूद इसकी मिसाइलों ने इजराइल में भीषण तबाही मचाई थी और आखिरकार युद्ध विराम करना पड़ा। लेकिन इस बार ईरान पूरी तरह तैयार है। उसने अपने हथियारों के जखीरे से लेकर सेना तक सभी को मजबूत कर लिया है और इसमें उसे रूस और चीन से भी मदद मिल रही है। और इसलिए यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार अगर जंग छिड़ती है तो पिछली जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे आर्कटिक से बजी खतरे की घंटी की। तो हम अक्सर ही सोचते हैं कि आर्कटिक मतलब मीलों तक फैली सफेद चादर, ठंडी हवाएं और एकदम साफ सुथरा वातावरण। लेकिन एक हालिया रिसर्च ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। सच तो यह है कि आर्कटिक की हवा अब उतनी फ्रेश नहीं रही जितनी कि हम कल्पना करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह खूबसूरत सफेद इलाका अब एक ऐसे खतरनाक साइकिल में फंस गया है जो धरती का तापमान तेजी से बढ़ा रहा है। आर्कटिक की बर्फ में दरारें पड़ रही हैं। इन दरारों से निकलने वाली नम हवा तेजी से ऊपर उठकर बादल बना देती है। ये बादल और हवा में मौजूद कण सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते। इसका नतीजा ये निकलता है कि गर्मी बढ़ती है और बर्फ और फटती है और ये साइकिल चलता ही रहता है। जैसे ही सर्दियों के बाद सूरज निकलता है, तटों पर जमी बर्फ से ब्रोमीन नाम की गैस निकलने लगती है। ये गैस हमारे ओजोन की परत को चट कर जाती है। जब ओजोन कम होता है तो सूरज की किरणें सीधे बर्फ पर चोट करती हैं, जिससे और ज्यादा गैस निकलती है और गर्मी का एक नया दौर शुरू हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उत्तरी अमेरिका के तेल और गैस क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं इस बर्फीले इलाके को प्रदूषित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जांच की तो वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का स्तर इतना ज्यादा मिला जितना किसी प्रदूषित मेट्रो सिटी में होता है। आज का आर्कटिक सिर्फ पिघल ही नहीं रहा, बल्कि प्रदूषण और प्रकृति के आपसी मेल से एक ग्लोबल वार्मिंग का बम बन चुका है। वैज्ञानिक अब डेटा जुटा रहे हैं ताकि इसे रोकने का कोई रास्ता निकाला जा सके। अगर हमने समय रहते इस स्थिति को नहीं संभाला तो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगड़ना तय है।
आज का आर्कटिक सिर्फ पिघलती बर्फ की कहानी नहीं है, बल्कि प्रदूषण, रसायनों और कुदरत के बदलते मिजाज का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बन चुका है। वैज्ञानिक अब डेटा के जरिए यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। अगर हमने वक्त रहते इससे बचने का रास्ता अख्तियार नहीं किया, इन संकेतों को नहीं समझा, तो काफी देर हो जाएगी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।